ऋग्वेद की ऋचाएं। ऋग्वेद विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। प्राचीनतम मनुष्य के मस्तिष्क तथा धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। मनुष्य की आदिम दशा के और भी चिन्ह पाए जाते हैं। मिस्र के पिरामिड और कब्रें इसके उदाहरण हैं। लेकिन इन चिन्हों से जबकि मनुष्य के आदिम कला कौशल पर काफी प्रकाश पड़ता है, उसके विश्वामों और विचारों के विषय में अधिक जानकारी नहीं होती। अपनी प्राचीनता के कारण आज ऋग्वेद सिर्फ हिंदुओं या भारतीयों की चीज न रहकर विश्व साहित्य का ग्रंथ और सारे संसार के ऐतिहासिकों तथा पुरातत्ववेत्ताओं की अमूल्य संपत्ति बन गया है। चारों वेदों में ऋग्वेद का स्थान मुख्य है। उसके दो कारण हैं। एक यह कि ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा बहुत अधिक प्राचीन है। दूसरे, उसमें अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक विषयों का सन्निवेश है। यजुर्वेद और सामवेद में याज्ञिक मंत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सारी विशेषताओं के अधिक विशद और पूर्ण वर्णन मिल सकते हैं। ऋग्वेद क्यों पढ़ें? ऋग्वेद का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ऋग्वेद की भाषा उत्तरकालीन संस्कृत से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए उसका पढ़ना और समझना परिश्रम साध्य है। आजकल का कोई विद्वान इतना परिश्रम करना क्यों स्वीकार करे? आज हम ऋग्वेद क्यों पढ़ें? आजकल के युवक के लिए विज्ञान तथा पश्चिमी साहित्य का पढ़ना आवश्यक है। ऋग्वेद पढ़ने से उसे क्या लाभ हो सकता है? शायद कुछ लोग कहें कि ऋग्वेद के मंत्रों में सुंदर कविता पाई जाती है। वह कविता जो हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी के समान ही पवित्र और नैसर्गिक है, जिसमें कृत्रिमता नहीं है, भावभंगी नहीं है, अलंकार नहीं है। यह कुछ हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन आज जबकि साहित्य के रसिकों को वाल्मीकि, भवभूति, भास और कालिदास तक को पढ़ने का समय नहीं है, कविता के लिए ऋग्वेद को पढ़ने का प्रस्ताव हास्यास्पद मालूम होगा। दार्शनिक विचारों के लिए भी ऋग्वेद को पढ़ना अनावश्यक है। तर्क जाल से सुरक्षित तेजस्वी 6 दर्शनों को छोड़कर दार्शनिक सिद्धांत प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद की तोतली वाणी किसे रुचिकर होगी? प्लेटो, अरस्तु, कांट और हीगल के स्पष्ट विश्लेषण को छोड़कर ऋग्वेद की कविता गर्भित फिलॉसफी से आज किसे संतोष होगा? कुछ लोगों का विचार है कि वेद ईश्वर की वाणी और ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश आजकल के स्वतंत्र चेता विचारक संसार की किसी पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मानते। जो पुस्तक हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुक्ति का मार्ग बताने वाली है, वह ईसाइयों या मुसलमानों के लिए घृणा की चीज हो सकती है। इसलिए यदि हमको थी इन वेदों के सार्वभौम अध्ययन के पक्षपाती हैं, तो हमें ऊपर के प्रश्न का कोई और उत्तर सोचना पड़ेगा। आधुनिक काल में ऋग्वेद का मान और उसके अध्ययन में रुचि बढ़ जाने के 3 मुख्य कारण हैं। पहले तो ऋग्वेद को ठीक से समझे बिना भारतवर्ष के बाद के धार्मिक और दार्शनिक इतिहास को ठीक नहीं समझा जा सकता। इसलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह वैदिक काल का ठीक अनुशीलन करे। हिंदू जाति और हिंदू सभ्यता की बहुत सी विशेषताएं ऋग्वेद के युग में बीज रूप में पाई जाती हैं, जिनका क्रमिक विकास ही हिंदू जाति का इतिहास है। दूसरे, जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, आदिम मनुष्य की मानसिक स्थिति समझने का ऋग्वेद से बढ़कर और कोई दूसरा साधन हमारे पास नहीं है। यदि हम मनुष्य को समझना चाहते हों, जो कि दर्शन शास्त्र का ही नहीं ज्ञान मात्र का उद्देश्य है, तो हमें उसके क्रमिक विकास का अध्ययन करना ही होगा। मनुष्य को किसी एक क्षण में पकड़कर ही हम नहीं समझ सकते। मानव बुद्धि और मानवीय आकांक्षाओं की गति किस ओर है? मानव जीवन अंततः किस ओर जा रहा है? इसको समझने के लिए मनुष्य के इतिहास का धैर्यपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। विकासवादी सिद्धांत आजकल के मनुष्य के रक्त में समा गया है। इस कारण आधुनिक विद्वान प्रत्येक शास्त्र और प्रत्येक संस्था का इतिहास खोजते हैं। पाठकों को याद रखना चाहिए कि यूरोप के विद्वानों का भारतीय साहित्य की ओर आकृष्ट होने का सबसे बड़ा कारण ऐतिहासिक अथवा विकास परक दृष्टिकोण ही है। एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का अध्ययन पढ़ने का आज उत्पन्न हो गया है। यह कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स और कंपैरेटिव फिलॉलॉजी का आविष्कार है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में विभिन्न भाषाओं की ऐतिहासिक स्थिति की तुलना करके उनकी संबद्धता स्थापित की जाती है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान मानव संस्कृति, प्रवासन और मानव के विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पता चला
कि संस्कृत लैटिन, ग्रीक और जर्मन भाषाओं से भी संबंधित है, जिससे एक सामान्य पूर्वज भाषा प्रोटो इंडो यूरोपियन या भारोपीय भाषा परिवार की अटकलें लगाई गईं। भारोपीय भाषा परिवार दुनिया की सबसे बड़ी और अहम भाषाओं का समूह है। इस परिवार की भाषाएं दुनिया की कुल आबादी के करीब आधे लोग बोलते हैं। इस परिवार की भाषाओं में अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, ग्रीक, लातीनी, फारसी, बंगाली, पुर्तगाली और इतालवी जैसी भाषाएं शामिल हैं। आज हम जानते हैं कि संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषाओं में एक है और उसका ग्रीक, लैटिन, फारसी आदि दूसरी आर्य भाषाओं से अधिक घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव तब तक ठीक से नहीं रखी गई थी जब तक कि यूरोप में संस्कृत का प्रचार नहीं हुआ। संस्कृत साहित्य, विशेषतः वैदिक साहित्य के ज्ञान ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश की धारा सी बहा दी। इन तीनों कारणों में सबसे मुख्य कारण हमारे युग की ऐतिहासिक रुचि को ही समझना चाहिए।